स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट ये है कि जीएस 2023 जो कि आपका टाइफर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। हालाँकि यहाँ पे अगर आप विज़िट करेंगे तो ऑफ़िशियली साइट पे अभी ये वेबसाइट 10 दिसंबर की अपडेटेड है। मतलब यहाँ पे कोई रीसेंट नोटिफ़िकेशन नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऐसे मेल आ चुके हैं कि आप अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको उसको लॉगिन करके जहाँ पे यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन जहाँ पे दिया हुआ था, वहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी आईडी पासवर्ड जब आप डालेंगे तो अपने रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जीएस 2023 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको करने चाहिए थे या बेसिक केमिस्ट्री पे आधारित है या उनके आने की संभावना किसी और एग्ज़ाम में भी आ सकती है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे न्यूमेरिकल स्किल को इंक्रीज़ करेंगे। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आपके डीबीटी, जेआरएफ में पूछे जा सकते हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी है वो आपको पता चलेगा। और कुछ यहाँ पे नए तरीके के भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए जो मुझे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च जीएस 2023 आपका 11 दिसंबर को पेपर कंडक्ट कराया गया था 2:30 से 5:30 के बीच में बायोलॉजी, ठीक है? तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर पार्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री के पार्ट से मैंने क्वेश्चन उठाया है। हालाँकि हमारा मेन फ़ोकस बायोलॉजी पे रहता है, बायोलॉजी को हम डील करते हैं। उसके अलावा हमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री को भी उठाया है कि थोड़ा बहुत जिस तरीके से आपके डीबीटी, जेआरएफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस जैसे आपके N1 V1 या मोलैरिटी से रिलेटेड, तो वैसे ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, यू नीड टू यूज़ 250 माइक्रोलीटर ऑफ ए केमिकल रिएजेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट के लिए आपको किसी केमिकल का 250 माइक्रोलीटर चाहिए फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन, जो भी आपका स्टॉक सॉल्यूशन है, जो कि आपका 100 एमजी पर एमएल का है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 100 एमजी पर एमएल का स्टॉक सॉल्यूशन है और इसका केवल आपको 250 माइक्रोलीटर ही आपको यूज़ करना है। सिंपल सी बात हो गई। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि यू फाइंड दैट द स्टॉक सॉल्यूशन, आप वहां पर गए अपने लैब में और आपने देखा कि जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो खत्म हो गया है एंड फॉर मेकिंग अ फ्रेश स्टॉक सॉल्यूशन यू हैव ओनली 50 एमजी ऑफ द केमिकल रिएजेंट। तो अब आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन था। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है, ठीक है? तो स्टॉक सॉल्यूशन जो है ये आपका 100 एमजी पर एमएल, कहने का मतलब है कि आप 100 एमजी को डिसॉल्व करेंगे 1 एमएल में। यही तो कहानी हुई, ठीक है? लेकिन जब आपके पास ये खत्म हो चुका है स्टॉक सॉल्यूशन, आपको फ्रेश बनाना है, लेकिन जिस रिएजेंट से आपको बनाना है वो केवल 25 से 50 एमजी जो है वो आपके पास शेष बचा हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? और आपको जो फाइनल यूज़ करना है वो वॉल्यूम जो है वो आपका 250 माइक्रोलीटर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप इसको सिंपली भाषा में अगर आप और करना चाहें, तो यानी कि आप 100 एमजी जो ये केमिकल था, इसको आप 1 एमएल में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 1 एमएल को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइक्रोलीटर लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको 1000 माइक्रोलीटर लिख देंगे तो 100 एमजी को आपने 1000 माइक्रोलीटर में डिसॉल्व किया। उसी तरीके से अगर आपके पास ये 50 एमजी है, तो अब आप इसको कितने में डिसॉल्व करेंगे? 50 एमजी को अगर आपको डिसॉल्व करना हो तो उसी के जस्ट हाफ में डिसॉल्व करेंगे। तो यानी कि 500 माइक्रोलीटर में अगर आप डिसॉल्व कर दीजिए और उसी तरीके से अगर आपके पास 25 एमजी है तो आप कितने में डिसॉल्व करेंगे? 250 माइक्रोलीटर में। अगर आप इन 3 सॉल्यूशन को अगर आप इसको कट करके देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो 100 ये 10 टाइम्स है, 50 का ये भी आपका 10 टाइम्स है और 25 जो है ये भी आपका 10 टाइम्स है। यानी कि जो यहाँ पे ओवरऑल कंसंट्रेशन है इस पूरे सॉल्यूशन की वो सेम है। कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। तो यानी कि आप क्या करिए, आप उस 25 एमजी को 1 एमएल में अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो वो कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी। सपोज दैट अगर आपके पास ये 25 एमजी या अगर आप 50 एमजी अगर आपके पास है और अगर आपने उसको 1000 माइक्रोलीटर में डिसॉल्व कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा? इसको अगर आप कट करेंगे तो 1/20, यानी कि ये उससे बियॉन्ड चला गया, समझ रहे हैं? तो इसी वजह से हमको उसी रेशियो में कम करना है, ठीक है? तो जब आपको इसको कम करेंगे तो यानी कि आप 25 एमजी को लीजिए, हालाँकि 50 एमजी आपके पास बचा है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप 50 एमजी क्यों ही डिसॉल्व करेंगे, ठीक है? 50 एमजी में 25 एमजी आप डिसॉल्व कर दीजिए, कितने में कर दीजिए? 250 माइक्रोलीटर में। तो यहाँ पे अगर आपसे ऑप्शंस में अगर आप जाएँगे तो आपसे कह रहा है कि आप स्टॉप द एक्सपेरिमेंट एज़ यू डू नॉट हैव इनफ रिएजेंट टू मेक द फ्रेश स्टॉक। तो ये बहुत ही मूर्खता वाली बात हो गई, ठीक है? कि एक्सपेरिमेंट क्यों स्टॉप कर दिया जाए, उसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि 50 एमजी को अगर हम 250 माइक्रोलीटर में डिसॉल्व कर दें, तो भी गलत हो जाएगा। जो इसका ओवरऑल कंसंट्रेशन निकल के आएगी वो आपकी 1/5 हो जाएगा, ठीक है?
अगर आप 50 एमजी को 1000 में डिसॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/20 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 25 एमजी को 250 माइक्रोलीटर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और फिर आपको क्या करना है, 250 माइक्रोलीटर आपको यूज़ कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे फ्रेम किया था। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉक सॉल्यूशन से हम कैसे ये क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकते थे। ठीक है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको स्टार स्टार के फॉर्म में दूँगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे फ्रेम किया था, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 माइक्रोलीटर ऑफ ए 10 एमजी पर एमएल सॉल्यूशन ऑफ द प्रोटीन ए है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 10 केडीए दिया गया है, जो कि ऐड किया गया है 20 माइक्रोलीटर ऑफ द 10 एमजी पर एमएल सॉल्यूशन ऑफ द प्रोटीन बी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 20 केडी दिया गया है। तो मोलर रेशियो ऑफ द 2 प्रोटीन के मिक्सचर का मोलर रेशियो क्या है? सिंपल सी बात है। तो देखेंगे, अगर आप इसको गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें सिमिलर दिखेंगी, मतलब 20 माइक्रोलीटर 10 एमजी पर एमएल 10 एमजी पर एमएल। केवल डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। तो और आपको मोलर रेशियो जब आप निकालते हैं तो मोलर में आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही तो करते हैं। जब बाकी चीजें सेम है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो केवल आपका क्या बचेगा, मॉलिक्यूलर वेट बचेगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, मान लीजिए कि ये प्रोटीन ए है, ये प्रोटीन बी है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, प्रोटीन ए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 10 है, और प्रोटीन बी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 20 है। इस तरीके से कर लीजिए, 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2a आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। तो यानी कि ए और बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो 2:1 बनेगा। समझ में आ रही है बात? सिंपल सी बात होती है, जब आप कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपका रेशियो में पूछा जाता है, तो हमने क्या किया, हमने ए बाई बी किया। ठीक है? ए जो था वो आपका 10 केडीए था, बी वाला जो मिक्सचर है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 20 मॉलिक्यूलर वेट है। हमने क्या किया, हमने इसको कैंसिल किया, 1/2 किया। 2 यानी कि क्या हो गया, 2 को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 इसका रेशियो आता है, क्योंकि 2a इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो ब्रेक होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक है, तो विच कंडीशन विल गिव द लार्जेस्ट यील्ड ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हालांकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स की बात की गई है जिसको आप शायद नहीं जानते हैं, बट एक चीज जो आपने बेसिक 12th में पढ़ा होगा, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने वाला है कि कभी कभी जब आप गैस का चैप्टर पढ़ते हैं तो आइडियल गैस आपने कभी पढ़ा होगा। तो कोई भी गैस, आइडियल गैस का मतलब क्या होता है कि जो पूर्ण रूप से बॉयल्स एंड चार्ल्स के लॉ को फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है? आइडियल गैस जो होगी उसकी यील्ड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई आइडियल गैस होगा तो उसकी सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो कोई भी आइडियल गैस कब होती है, जब वो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। तो आप देख सकते हैं कि हाउएवर ऐसा कोई भी गैस जो कि परफेक्टली आइडियल नहीं है, बट द गैसेस में सो नियरली आइडियल, मतलब आइडियल गैस के करीब होती हैं, बिहेवियर को शो करती हैं अंडर द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एंड आर कॉल्ड रियल गैसेस। समझ रहे हैं? तो कोई ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन किस कंडीशन पे कोई भी गैस नियर टू आइडियल होती है, वो आपकी दो कंडीशन होती है, या तो वो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, और प्रेशर जो होता है वो कम होता है। इस कंडीशन में कोई भी गैस जो होती है वो आपकी आइडियल गैस के तरीके बिहेव करती है। समझ में आ रही है बात? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में कहीं आपसे इसकी मुलाकात हो जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आराम से देखना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना होगा, तो जैसा कि आपको मैंने कोडॉन चैप्टर पढ़ा रखा है, एक वीडियोस मैंने उसका अपलोड किया था, उसमें सारी बातें मैंने बता दी थी। और जब से हम डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे हम कोडॉन के क्वेश्चन को बार-बार डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है कि इफ यू हैव ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ द साइज 11 किलो डाल्टन का आपका प्रोटीन है। समझ रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड जो है वो आपका क्या है, 11 केडीए का है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, 11, और किलो डाल्टन का मतलब क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, यानी कि ये 11,000 डाल्टन में हमने कवर कन्वर्ट कर लिया। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ द ओपन रीडिंग फ्रेम दैट कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये
प्रोटीन बना है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड कोड हुए हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या थी, समझ रहे हैं? तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इन्होंने ये भी बता दिया है कि यू कैन टेक द एवरेज मास ऑफ अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, जो कि एवरेज मास ऑफ अमाइनो एसिड का 110 होता है और न्यूक्लियोटाइड का आपका 330 आप लेते हैं, ठीक है? तो यानी कि जो आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास है, कह लीजिए, या जो भी आपका पॉलीपेप्टाइड की साइज है वो 11,000 है। तो अगर हम इसको 110 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल कर आ जाएगा? आपका मान लीजिए 110 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 100 निकल आएगा। तो यानी कि इस पूरे पॉलीपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड हैं? चूँकि एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 110 है, तो हम 110 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 110 से जब डिवाइड करेंगे, तो हमको ये पता चल गया कि इस पूरे में कितने अमाइनो एसिड हैं, 100 अमाइनो एसिड हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं? 100 अमाइनो एसिड जो थे, वो इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 100 अमाइनो एसिड जब आपके ये बने हैं इस पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है? और 1 अमाइनो एसिड जो होता है, ठीक है? 1 अमाइनो एसिड जब कोड कराते हैं, अगर आपने याद होगा जेनेटिक कोडॉन, तो AUG, GUG इस तरीके से आप पढ़ते थे, तो 3 न्यूक्लियोटाइड जब मिलते थे, तो वो एक पर्टिकुलर कोडॉन को कोड करते थे। सॉरी, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते थे। तो एक अमाइनो एसिड को कोड कराने के लिए आपको 3 न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती थी, ठीक है? तो उसी तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, तो आपको क्या करना है, 100 अमाइनो एसिड जब आप देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 3, यानी कि आपके पास 300 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, राइट? लेकिन ये 300 न्यूक्लियोटाइड जब ये फ्रेम हुए हैं, तो जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो आपका एक स्टॉप कोडॉन भी होगा। जब प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट कोडॉन आया, जहाँ से उसने रीड करना शुरू किया, स्टॉप कोडॉन के सिग्नल को पाया, लेकिन वहाँ पे सिंथेसिस उसने नहीं की। लेकिन ये स्टॉप कोडॉन आपके प्रोटीन में नहीं आता है, लेकिन ये सिग्नल बहुत आवश्यक है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बार-बार क्वेश्चंस में बताया है, कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टॉप कोडॉन को भी कंसीडर करना है। तो यानी कि एक कोडॉन आपका और लगेगा, जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा, तो 300 में 3 जोड़ देंगे, तो ये आपका 303 टोटल न्यूक्लियोटाइड आपकी आवश्यकता है। ठीक है? अब ये 303 न्यूक्लियोटाइड है, और एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के लिए आपको कह रहा है कि आप 330 इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी, वो आपकी ये वैल्यू निकल कर आएगी, और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ये बनेगा। हालाँकि इन्होंने ऑप्शन बहुत अच्छा सेट किया है, अगर आप केवल 300 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3300 से 330 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, मान लीजिए कि आप 330 इसको ले लीजिए, और 300 अगर आप इसको ले लेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये वाला आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन ये ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉप कोडॉन को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आशा है कि ये पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो अगर हम मैं इसको एक बार वापस से अगर आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूँ, तो सिंपल सा आपको 11 केडीए दिया था, केडीए को हमने डाल्टन में कन्वर्ट कर दिया, ये 1000 हमने आगे लगा दिया। एक एक अमाइनो एसिड जो होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट 110 होता है, तो अगर हमने 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको पता चल गया कि कितने अमाइनो एसिड इसमें है। तो इसमें 100 अमाइनो एसिड थे, एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड, 100 अमाइनो एसिड के लिए 300 न्यूक्लियोटाइड, 300 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमको एक स्टॉप सिग्नल भी चाहिए, जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा, यानी कि वो एक स्टॉप कोडॉन होगा, समझ रहे हैं? तो 300 में हमने 3 जोड़ दिया, तो ये आपका 303 आ गया। 303 को हमने क्या किया है, 330 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 9 4 टाइम्स 9 एंड 0 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट? इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जो कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी को प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो ये प्लॉट आपका कैसे आता है? तो एंजाइम की एक्टिविटी, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी जिसको आप कह सकते हैं, और ये सबस्ट्रेट के बीच में जो ये आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि हमने केएम वगैरह जहाँ से हम इसको मेजर करते हैं, तो वो जो आपका ग्राफ आता है, वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। ठीक है? तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पर होगा, आपका हाइपरबोलिक कर्व आता है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपका केमिकल रिएक्शन से पूछा गया, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है कि CuCO3 है, हीट किया गया है, तो इसमें कन्वर्ट हो गया।
क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको SnO के साथ किया गया है, तो ये कॉपर और SnO2 में बना है। तो आपको बस ये बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज़ हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का आपको, जैसे कि आपको पता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली अगर आप ऑक्सीडेशन पे जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन का जो फॉर्मूला होता है कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, और रिडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? रिडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इसमें आप पर्टिकुलर देखेंगे तो SnO जो था वो SnO2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है? तो यानी कि इसका क्या हुआ है? SnO क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है? और CuO से क्या हो गया है? कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस हो गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं कहूंगा नॉर्मल आप कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे बना के पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इफ द टायरोसिन से हिस्टिडीन में म्यूटेशन किया गया है, ठीक है, इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, मतलब कोई एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट पर पहले आपका टायरोसिन अमाइनो एसिड था, लेकिन अब उसको कन्वर्ट करके हिस्टिडीन ला दिया गया है। तो कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन इज लाइकली अब होगी, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। तो जैसे कि अगर टायरोसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका ये OH ग्रुप इसके पास होता है टायरोसिन के पास। ठीक है? या आप कह सकते हैं ये आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के ग्रुप में आते हैं। ठीक है? हिस्टिडीन की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये आपका ये भी आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होता है। तो चूँकि यहाँ पर जब आपका OH ग्रुप रहता है इसके पास, तो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करने की संभावना बनी रहती है, या इसका अपोजिट में अगर आप जाएँगे तो बेस के साथ। बट यहाँ पे क्या है कि चूँकि आपने टायरोसिन को हटा के अब आपने हिस्टिडीन ला दिया है, तो यहाँ पे कौन से अब यहाँ पे रिएक्शन होने की संभावना रहेगी? तो जो आपको ऑप्शन में ट्रेस करना था, एसिड कैटालिसिस, अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई पॉजिटिव ग्रुप है, ना कोई नेगेटिव ग्रुप है, और जो हिस्टिडीन अगर इसमें आप ग्रुप के फॉर्म में जाते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमिडाज़ोल रिंग होता है। ठीक है? जो कि इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, तो वो पर्टिकुलर कोई ना कोई रेडिकल ही क्रिएट करेगा। तो हालाँकि थोड़ी ये हाई लेवल की केमिस्ट्री की बात है, बट स्टिल फिर भी आप ऑप्शन के बेसिस पे यहाँ पे इसको ट्रेस कर सकते हैं, जो कि आपका फ्री रेडिकल कैटालिसिस होगा। राइट? इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन जो ड्राइव किया गया है, वो ये किया गया है कि अमाइनो एसिड है जो कि आपके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन वेदर दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड इज ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू हाउ लाइकली इट विल बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन। तो कहने का मतलब है कि कोई प्रोटीन है, उसकी सरफेस पे कौन से अमाइनो एसिड होने की संभावना ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन आपके कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर में होते हैं या क्वाटनरी स्ट्रक्चर में होते हैं, जो भी होते हैं उसके मतलब आपके सिस्टम में, जैसे मैंने आपको प्रोटीन फोल्डिंग के फॉर्म में जब आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन वहां से डराइव हुआ है। तो प्रोटीन फोल्डिंग का यही कॉन्सेप्ट था कि उनको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, मतलब हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन से बचना था, और बेसिकली वो क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाते हैं। ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे होता है कि चूंकि इसके सरफेस प्रोटीन, जैसे मान लीजिए कि आपकी सेल्स हैं, सेल्स के चारों ओर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड जो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकें, ठीक है, उसको क्या करेगा? वो उसको सरफेस पे रखेगा, और जो नहीं कर पाएंगे, जो आपके हाइड्रोफोबिक होंगे, उनको क्या करेगा? अंदर की तरफ रखेगा। यही तो कॉन्सेप्ट होगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपका सरफेस पे कौन होने की संभावना है? स्पार्टिक एसिड, क्योंकि ये क्या है? एसिडिक है। ठीक है? अगर आप देखेंगे तो ये आपके एसिडिक अमाइनो एसिड में आपका आता है स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है? इसी तरीके से थ्रियोनिन के पास आपके OH ग्रुप है। ठीक है? और ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, जो कि उसके अंदर की तरफ रहेंगे, समझ रहे हैं? तो सरफेस पर आपके क्या रहेगा? स्पार्टिक एसिड रहेगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस में गड़बड़ी की है रिमेनिंग ऑप्शंस में। तो जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे होने की संभावना है वो आपका स्पार्टिक एसिड का है। ठीक है? इसके बाद ये आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जो कि आपके DNA के कंसंट्रेशन से पूछा जाता है, तो ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने इस एग्जाम को नहीं दिया था तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा। राइट? इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आर मोस्ट कॉमनली एक्सिबिटेड बाई बिकॉज। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो कि रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, बेसिकली ये एक्सिबिटेड बाई, कौन एक्सिबिट करता है? मेल्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप इस क्रॉस को देखेंगे, तो जब आपकी फीमेल्स होती हैं तो उनके दोनों क्रोमोसोम, जैसे आप कलर ब्लाइंडनेस का अगर आप एग्जांपल ले लें, तो जब इनके दोनों क्रोमोसोम पर होता है तब ये क्या होती हैं? तब ये डिजीज कंडीशन में रहती हैं। अगर एक क्रोमोसोम पे रहता है तब ये क्या होती हैं? कैरियर होती हैं। लेकिन फीमेल्स में, सॉरी, मेल्स में क्या होता है कि उनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई का तो कोई यहाँ पे खेल ही नहीं है। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन पर आ गया तो क्या हो जाएंगे? ये डिजीज आ जाते हैं। ठीक है?
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इसी वजह से एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर आर मोस्टली कॉमनली एक्सिबिटेड बाय मेल बिकॉज़ दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डिराइव किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है गिवन द फिलोजेनी ऑफ द 4 स्पीशीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस आपको लगाना था। मान लीजिए कि यहाँ से कोई ये एक्स है, यहाँ से इसका ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है, तो ये पर्टिकुलर आपका ए में कन्वर्ट हुआ। फिर इसके बाद ये यहाँ से मान लीजिए कि ये एक्स था, ये मान लीजिए ये वाई निकला, जेड निकला। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच से होते हुए ये ए आपको मिला। ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्रांच से जब आपका जेड आया होगा, सपोज दैट मैं ये हाइपोथेटिकल लिख दिया हूँ समझने के लिए, और इसी जेड से क्या निकला है, आपका बी आया है। ठीक है, और इसी जेड से आपका सी आया है, डी आया है, और ये जेड जो है ये अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड है, एक्स से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका बी है, सी है और डी है, इनके कॉमन एंसेस्टर है। समझ रहे हैं? तो बी सी एंड डी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव किया गया है। राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बस घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को देख कर कि हाँ एकदम से परेशान हो गए, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस थे, इसको करने वाले थे। फिर आपका कोडॉन के बेसिस पे और भी क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव किया गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है। न्यूली डिस्कवर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जिसमें पाया गया कंटेन प्रोटीन दैट आर मेड अप ऑफ 75 डिफरेंट अमाइनो एसिड से बना है, एज्यूमिंग दैट वन कोडॉन कोड फॉर अ यूनिक अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबली करेक्ट अबाउट हिज डीएनए एंड कोडॉन। तो कहने का मतलब है कि टोटल 75 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है उसकी बॉडी में पाया गया, सपोज दैट, जो कि प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर हम कोडॉन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम याद करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, कोडॉन जो होते हैं वो 4 बेस होते हैं और ट्रिपलेट के फॉर्म में हमने सजाया था, तब ये हमारे 64 कोडॉन बन गए थे। तो अब यहाँ पे अगर 75 को कोड कराना है तो किस तरीके से फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो 75 अगर आपको कोड कराना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे आप इसको ऑप्शन से ही ट्रेस करेंगे, द डीएनए कुड बी कंपोज्ड ऑफ 4 बेस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो होती है ये आपका बेसों की संख्या होती है, और ये आपका ट्रिपलेट है या क्या है उसके फॉर्म में होता है। ठीक है, तो द डीएनए कुड बी कंपोज्ड ऑफ 4 बेसेस एंड द ऑर्गेनिज्म हैज ए ट्रिपलेट कोडॉन। तो अगर आप 4 की पावर 3 करते हैं तो ये आपका 64 होगा, जो कि 75 अमाइनो एसिड को कोड करने में असक्षम है। समझ रहे हैं? तो ये आपका गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद द डीएनए कुड बी कंपोज्ड ऑफ 3 बेसेस एंड द ऑर्गेनिज्म हैज ए ट्रिपलेट कोडॉन। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाएगा, जो कि आपका कम है। यहाँ भी आपकी बात नहीं बन पाएगी। इसके बाद डीएनए कुड बी कंपोज्ड ऑफ 3 बेसेस एंड ऑर्गेनिज्म हैज क्वाड्रेट कोडॉन। तो यानी कि 3 की पावर अगर 4 कर देंगे तो ये आपका 81 आ जाएगा। तो यानी कि ये 75 आपके पास अमाइनो एसिड थे और आपके पास मोर देन कोडॉन हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि अब ये आपके 81 कोडॉन जो होंगे, सॉरी 81 कोडॉन से ये 75 अमाइनो एसिड कोड किए जा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपसे कह रहा था डीएनए कुड बी कंपोज्ड ऑफ 2 बेसेस एंड द ऑर्गेनिज्म हैज क्वाड्रेट कोडॉन। तो यानी कि 2 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो भी आपका कम रहेगा, 2 2 जा 4, 8 16। समझ रहे हैं? तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो थर्ड बनेगा। तो जेनेटिक कोडॉन यहाँ से सीख कर जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करिए, हर जगह आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं उसके बियॉन्ड आपके क्वेश्चन टाइफर में भी नहीं आए हैं कि आपके नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली पढ़िए और ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं उनको सॉल्व करिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आशा है कि ये सारी चीजें आपके लिए यूनिक रही होंगी, नई रही होंगी, जिसको आज आपने समझा है। अगर आपने इस पेपर को दिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया था तो आपको समझ में भी आया कि यार इतने भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे, किए जा सकते थे। जो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वहां से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ चीजों को हमने समझा जो कि आपके स्टॉक सोल्यूशन वगैरह के क्वेश्चन जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ में आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, उनको हमने समझा। आइडियल गैस के बारे में आज हमने समझा एक नई बातें। बाकी कोडॉन को लेकर हमने आपको बता रखा है, उसकी उसी का समझ लीजिए कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट था। तो उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। बाकी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये सारी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।